धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। मुजफ्फरनगर के स्कूल में मासूम बच्चे के साथ जो भी उस महिला टीचर ने मासूम बच्चों के जरिए करवाया, उसको लेकर देश ने पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। चर्चा जहां महिला के कुकृत्य को लेकर हो रही है, वहीं पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस वैसी कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि पुलिस के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। जिला अधिकारी के और बेसिक शिक्षा अधिकारी के बयानों में भी विरोधाभास नजर आ रहा है। तो उसके बाद सबसे अहम सवाल ये पैदा हो रहा है कि भैया, क्या पुलिस पोस्टमैन है कि कोई आएगा, एक चिट्ठी यानी कि तहरीर लिख के दे देगा और पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी? या पुलिस बनी कुछ और काम के लिए थी, उसे किसी प्रार्थना पत्र की, तहरीर की जरूरत, चिट्ठी की जरूरत है ही नहीं, वो खुद भी एक्शन ले सकती है। तो इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस क्या एक्शन ले सकती है और पुलिस एक्ट क्या कहता है, और जो सांप्रदायिकता वाली घटनाएं होती हैं, इसमें पुलिस क्या वाकई में निष्पक्ष बन के काम कर पाती है, या आज के दौर में और बुरी हालत हो गई है पुलिस की? हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी और देश के जाने माने पूर्व आईपीएस विभूति नारायण राय जी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। मेरा पहला सवाल, अगर मैं उस वीडियो के आधार पे आपसे पूछना चाहूं, आपने वीडियो देखा होगा कैसे उस बच्चे को बार बार पिटवाया जा रहा है, वो बच्चा खड़ा हुआ रो रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वीडियो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और दो तरह से मैं इसे देखता हूँ। एक तो सबसे पहले तो ये कि अब पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा साल हो चुके होंगे, ये मान लिया गया है कि बच्चों की पिटाई नहीं की जा सकती। कहीं भी किसी भी स्कूल में बच्चों को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते। पहले जरूर ये हुआ करता था कि अध्यापक बेत लेके जाते थे। एक कहावत थी कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, या अध्यापक दूसरे बच्चों से पिटवाते थे। ये तो हम लोगों ने अपने बचपन में भी देखा है। लेकिन ये पिछले वर्षों से 20 तो मैं कम कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से कई दशकों से ये लगभग मान लिया गया है कि बच्चों को अब फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जा सकता, और अब वो तो कानूनन भी जुर्म हो चुका है, घोषित किया जा चुका है। तो एक तो ये तो चलो छोटा वो है, लेकिन इससे बड़ा जो बड़ी शर्मनाक और जो शॉकिंग चीज है, जो हम सबको आघात पहुंचाती है, वो ये है कि इस पूरे काम के पीछे अपरेंटली ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दुर्भावना है, सांप्रदायिक द्वेष है। बच्चे मुसलमान हैं और वो अध्यापिका बार बार इस तरह के शब्द बोल रही है, जैसे लग रहा है कि वो दंडित इसलिए कर रही है कि वो मुसलमान है। तो उसका ये इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बच्चा पढ़ा नहीं जानता या बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो उसकी पिटाई करके आप उसे थोड़ा प्रेरित करें कि वो ज्यादा मेहनत करे और इसके पीछे। लेकिन ये जो सांप्रदायिक विद्वेष दिखाई दे रहा है, ये पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का जहर हमारे समाज में घोला गया है, ये उसका नतीजा है। आपने अभी कुछ दिनों पहले नतीजा देखा होगा, एक आरपीएफ का सिपाही अपनी बंदूक लेकर के डिब्बों में ढूंढ ढूंढ करके मुसलमान जो यात्री है उनको मारता है। तो ये इस तरह का जहर आपको कभी मॉब लिंचिंग में गोकशी के नाम पे किसी को मारा जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर किसी के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये एक बड़ी बुरी चीज है। और इसमें तो तीसरी इसलिए भी बहुत बुरी है कि वो एक बच्चा है 6-7 साल का। आप देखिए, जो स्कार, जो खरोच उसके ऊपर लगी है, वो उसके सिर्फ शरीर पर नहीं लगी है, उसकी आत्मा पर लगी है, और वो सालों साल इसको भूल नहीं पाएगा। जब वो बड़ा होगा तो इसी मेमोरी के साथ, इसी स्मृति के साथ, इसी याददाश्त के साथ बड़ा होगा, और ये जहर उसके दिमाग में बना रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा है सर, और आपने जो फर्स्ट अपना कमेंट दिया है इस पूरे मामले पर, वो बहुत ही, मैं कहता हूं, लिखने लायक है, और लिखने के बाद लोगों के सामने उस पर चर्चा की जानी चाहिए, बहस की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप एक पुलिस ऑफिसर भी रहे और ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर रहे कि देश ने, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा की जाती है आपकी, और आप ही की वजह से वो जो हाशिमपुरा के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिल पाया, जिनको कैसे पीएससी के जवान मेरठ से भर के लाए और पहले उनको गाजियाबाद के मुरादनगर में नहर पर गोलियों से भून दिया गया, फिर ले जाकर हिंडन पर
पर गोलियों से भून दिया गया। उस वक्त आप गाजियाबाद के एसपी हुआ करते थे, आपने बाकायदा उसको लेकर किताब भी लिखी है। लेकिन मैं यहाँ सवाल उठाना चाहता हूँ, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार तहरीर ही नहीं देना चाह रहा था। हमने कहा तहरीर दे दो, जब तहरीर दी तो 323 और 504 का मामूली सा एनसीआर दर्ज कर दिया, जो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें कोई कार्रवाई बनती ही नहीं है। पुलिस अधिकारी के नाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एक्शन पुलिस को लेना चाहिए था इस पे? खुद भी क्या तहरीर का इंतजार करना चाहिए था? पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर सकती थी। पुलिस अपनी तरफ से कर सकती है, खासतौर से सामुदायिक विद्वेष का मामला है 153 या इस तरह के दूसरे सेक्शंस में 323 और 504 506 ये तो सब एक तरह से नॉन वेलेबल और वेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल धाराएं हैं। इनमें तो आप केवल खाना पूरी कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसके बारे में एक मिक्स्ड राय हो सकती है कि वहाँ लोकल कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने उस बच्चे का और जिस बच्चे ने उसे पीटा था, दोनों को गले मिलवाया, समझौता सुलह कराने की कोशिश की। ये सब ठीक है, क्योंकि अगर ये और भड़केगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो सांप्रदायिक तनाव का केंद्र मरकज रहा है, तो और भड़केगा तो बुरा होगा। खासतौर से 2024 में चुनाव आ रहा है, तो बहुत सारी शक्तियां चाहेंगी भी कि कम्युनल टेंशन बना रहे, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जिस महिला ने, तृप्ता त्यागी नाम की जो अध्यापिका है जिसका ये काम है, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। वो तो दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे बीमार है अगर वो इस तरह की बात कह रही है। और कम से कम वो शिक्षिका, अध्यापिका होने लायक नहीं है। उस स्कूल का भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए जिस स्कूल की वो अध्यापिका, और उसे भी अब जीवन में कभी अध्यापिका का काम नहीं सौंपना चाहिए। वो बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। जी सर, हम देखते हैं चुनाव के दौरान जब भी कोई भड़काऊ भाषण देता है, पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर देती है। हम देखते हैं जब भी कोई अज्ञात डेड बॉडी मिलती है, मर्डर होता है, हम लोग खुद ग्राउंड जीरो पे काम कर चुके हैं अखबारों में, पुलिस मर्डर का मुकदमा दर्ज कर देती है। क्या ऐसे मामले में, जो इतना संवेदनशील मामला है, जिसमें सांप्रदायिकता खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रही है कि टीचर के जरिए अपनाई जा रही है, पुलिस को खुद कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? एफआईआर खुद अपनी तरफ से दर्ज नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, बल्कि वो ज्यादा अच्छा रहा होता। देखिए, स्टेट की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, देह भाषा होती है राज्य की, और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्टेट की कोई एजेंसी, मान लीजिए पुलिस अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो शिक्षा अधिकारी है वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लेते, या अदालतें सो मोटो नोटिस ले लेती, तो वो ज्यादा बेहतर रहता। वो लगता कि राज्य ऐसी घटना को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो एफआईआर, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया ये वीडियो, तो एक एफआईआर भी दर्ज की गई, वो मरियल सी एफआईआर है, जिसमें वो पता नहीं गिरफ्तार हो भी पाएगी कि नहीं गिरफ्तार जाएगी। गिरफ्तार होगी तो घंटे 2 घंटे के अंदर जमानत हो जाएगी। बहरहाल उसको जेल भेजना मुझे नहीं लगता कि कोई हम लोगों का मकसद हो सकता है, लेकिन उसकी दिमागी, उसका इलाज होना जरूरी है। दूसरे अध्यापकों को ये बताया जाना चाहिए कि क्लास में आप बच्चों के साथ धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और बच्चों को कोई ऐसी सजा नहीं दे सकते जो जिंदगी भर उनका पीछा ना छोड़े। तो वो तो एक ज्यादा मनोवैज्ञानिक समस्या है। जी, सही मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे मैं आगे आपसे सवाल करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं भी यहीं पे रहना चाहता हूं। जो परिवार पीड़ित है, कभी थाने नहीं गया, वो जानता नहीं है कैसी लाइन लिखने से कौन सी धारा बनती है, उसने सिंपल सी एक एप्लीकेशन लिख के दे दी, या पुलिस ने ही उससे वैसी हल्की एप्लीकेशन लिखवा ली, या अगर लिखवाते हुए पुलिस वाले ही बता देते कि भैया इसमें जेजे एक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें आपने बताया 153 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो शायद एप्लीकेशन और बेहतर ढंग से आ जाती और अच्छी खासी धाराएं लग जाती। हाँ, सही बात है। देखिए, एक तो वो परिवार लोकल है, ये अध्यापिका भी लोकल होगी, कम्युनिटीज भी आसपास रहती है, एक ही गांव में हो सकता रहती हो, तो वो तो अपनी तरफ से हिचक उसके मन में स्वाभाविक है। वो उसे कहा गया होगा, तो मुझे तो ज्यादा उम्मीद है किसी दूसरे ने लिख करके उससे दस्तखत करा दिया होगा इस दरखास्त पे, तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन ये काम पुलिस का था, ये काम राज्य की जो दूसरी एजेंसियां उनका था कि उनको उसकी काउंसलिंग करते कि ये कितना गंभीर मसला है और तुम्हें ये चीजें उसमें जरूर लिखनी चाहिए अपनी। अच्छा, फिर जो वीडियो पब्लिक डोमेन में है वही एफआईआर के लिए पर्याप्त है, उसी के आधार पर एफआईआर कायम की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि बच्चे का पिता एफआईआर लिखाए। ये सारी चीजें होती, अगर स्टेट अपनी तरफ कार्रवाई करता तो ज्यादा अच्छा होता।
ज्यादा अच्छा होता। मैं आपसे ये इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं वीडियो मौजूद है, जो है पब्लिक डोमेन में, और उस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती थी, चलिए नहीं की, लेकिन क्या अब जो एफआईआर लड़के के पिता ने दर्ज कराई, जैसे भी कराई, मरियल एफआईआर मान लेते हैं, जो भी कुछ है, क्या अब वीडियो के आधार पर जांच करके ये लोग उस एफआईआर को मजबूत कर सकते हैं, उसमें धाराएं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो दरवाजे हमेशा इस बात के लिए खुले हुए हैं। जो भी आईओ है, वो जो उसके सब्सिक्वेंट जो भी एविडेंसेस उसके पास आएंगे, उनके आधार पर वो धाराएं घटा बढ़ा सकता है। वो एकदम नए सिरे से पूरी चीजें खड़ी कर सकता है। तो ये तो आईओ का काम है। ये आयोग का काम है, अगर वो चाहे तो ईमानदारी से इस पर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जो भी धाराएं लग सकती हैं अभी भी लगाई जा सकती हैं। आपने एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दा उठाया, क्योंकि बातचीत करते करते निकल आती हैं चीजें। आपने कहा कि ऐसे लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए, और सिर्फ इसी की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, और तमाम स्कूलों को भी इस तरीके के डायरेक्शन दिए जाने चाहिए, क्योंकि स्कूलों में तो ये सिखाया जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बच्चों को ये पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल ये सब क्या हो रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आज के दौर में सरकारें इस पे कोई काम करेंगी? अब मुझे नहीं लग रहा। देखिए, दिक्कत ये है कि इस समय धर्मों में देश को बांटने में लोगों का फायदा है, बजाय इसके कि एक एकजहती की भावना पैदा हो, प्रेम पैदा हो, हिंदू मुसलमान के बीच का जो तफरका है वो खत्म हो, नफरत खत्म हो। इस नफरत को और ज्यादा गाढ़ा करने में और गहरा करने में लोगों की दिलचस्पी है। खासतौर से अब चुनाव आने जा रहे हैं, साल भर के अंदर चुनाव होंगे, अभी कुछ राज्यों में चुनाव है। तो ये तो एक है बड़ी अफसोसनाक बात, लेकिन हमारे समय की सच्चाई यही है। इस समय की सच्चाई यही है। आपने चेतन सिंह का भी जिक्र किया, जिसने आरपीएफ का जवान था, चलती हुई ट्रेन में कैसे 3 मुस्लिमों को मार डाला। राजस्थान के अलवर से भी एक खबर आ रही है कि वन विभाग के 4 पुलिस अधिकारियों ने वसीम की वहां पे हत्या कर दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी एक खबर आई थी कि 9वीं क्लास में एडमिशन कराने गया दिलशाद उर्फ राजा, और वहां पे एक प्रिंसिपल ने उस पर घड़ी चोरी का आरोप लगाते हुए उसको पीट पीट कर मौत की घाटी उतार डाला था। ये चीजें रुक नहीं रही हैं। अगर ये चीजें इस वक्त नहीं रुकी, जैसे राहुल गांधी भी कह रहे हैं क्रोसिन छिड़क दिया है नफरत का, तो आपको क्या लगता है आने वाले दौर में हम किस तरीके के हालात का सामना करने जा रहे हैं? आज जो हालात हैं, हम एक खास तरह की तरक्की के रास्ते पे चल पड़े हैं, है ना। हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। एक खास तरह का के नजरिए से दुनिया हमें देख रही है। उसमें ये नजरिया कहीं भी तालमेल उस छवि से नहीं बैठा पाता, जिसमें हम एक मध्ययुगीन छवि हमारी है, एक मेडिवल टाइम की छवि है, जहां हम धर्मों के आधार पर लड़ रहे हैं, जातियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम बजाय आगे जाने के पीछे लौटने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे इतिहास में जिस तरह के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक तो लगता है जैसे हम पीछे लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी तो जो भारत की छवि है, जो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बन रही है, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो फिर से एक बार 1000 साल पीछे भारत को ले जाने की कोशिश की जा रही है। बातें जरूर की जा रही है कि आने वाले 1000 साल की हम लोग आज स्थापना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्मों और जातियों के बीच नफरत बढ़ रही है, ये आने वाले समय में भारत के बढ़ते हुए जो तमाम तरीके की चीजें हैं उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा क्या इस बात को आम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि सत्ता तो समझ नहीं रही है, वो तो लड़ाकर अपना राज करने में लगी हुई है। आपने वक्त दिया, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।